हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आलोक कुमार वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन इनसाइट्स बूस्टर। तो आज हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने अपने डिपार्टमेंट के लिए अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत रिक्रूटमेंट शुरू करने का फैसला ले लिया है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया है। तो चलिए जानते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में इन फुल डिटेल। लेट्स बिगिन। सो अबाउट अग्निपथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 जून को लॉन्च किया था अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत तीनों आर्म फोर्सेस में जो भी कमीशन्ड ऑफिसर के नीचे के रैंक के जो भी सोल्जर्स रिक्रूट किए जाएंगे वो अब अग्निपथ स्कीम के द्वारा रिक्रूट किए जाएंगे। जो भी नए पर्सोनल और सोल्जर रिक्रूट किए जाएंगे अग्निपथ स्कीम के द्वारा उन्हें हम अग्निवीर कहेंगे, फायर वॉरियर्स। सो ये जो भी फायर वॉरियर्स और अग्निवीर होंगे इनका डिस्टिंक्ट रैंक होगा एंड डिस्टिंक्ट इंसिग्निया होगा। ठीक है, इंसिग्निया हम सभी जानते हैं एक तरह का मार्क होता है, एक तरह का बैच होता है जो आपको अलग अलग ग्रुप को सेपरेट करता है, अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी होता है। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट इसका 17.5 टू 21 ईयर्स ऑफ एज है। बट 2022 जो अभी के लोग जो रिक्रूट करेंगे 2022 के लिए सिर्फ इसका एज रिलैक्सेशन 23 ईयर्स के लिए किया गया है, राइट। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस क्या है? 4 ईयर्स ओनली। सो या दिस इज टेम्पररी इन नेचर, ये परमानेंट नहीं है। आप 4 ईयर्स के बाद रिटायर कर दिए जाएंगे। सो जो भी 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे उनके लिए किसी भी प्रकार का पेंशनरी बेनिफिट एंड ग्रेचुइटी बेनिफिट नहीं है। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं इसके बारे में, तो हम देखेंगे आगे इसके बारे में कुछ। और जो भी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क थे एम्प्लॉयमेंट के, पहले जिस भी फ्रेमवर्क के थ्रू एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में रिक्रूटमेंट की जाती थी, जैसे आर्मी में जवान का रिक्रूटमेंट किया जाता था, नेवी में सेलर का रिक्रूटमेंट किया जाता था एंड एयरफोर्स में एयरमैन का रिक्रूटमेंट किया जाता था, वो सारे फ्रेमवर्क अब ख़त्म कर दिए जाएंगे। फ्रॉम नाउ ऑन अब जो भी रिक्रूटमेंट होंगे इन तीनों आर्म फोर्सेज में, ये जवान, एयरमैन एंड सेलर्स के लिए, वो अब अग्निपथ स्कीम के द्वारा किया जाएगा। और जैसे अभी मैंने बताया था कि एज लिमिट का 17.5 से 21 ईयर्स के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट 18 ईयर्स से नीचे के होंगे उनके इनरोलमेंट फॉर्म में उनके पेरेंट्स और गार्जियन का साइन लेना अनिवार्य है। एंड मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है वो वही स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा जो पहले किया जाता था। इसमें गवर्नमेंट एंड डिफेंस मिनिस्ट्री किसी भी प्रकार का लेनियंसी बरतने के मूड में नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए, देश का सिक्योरिटी का सवाल है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10 to 12 डिपेंडिंग ऑन द सर्विस एंड असाइन रोल। तो देखते हैं कितने नंबर ऑफ अग्निवीर्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। सो अभी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इंडक्शन प्रोसेस जब शुरू होगा तो 46,000 अग्निवीर्स का रिक्रूटमेंट करेगी और ये प्रोसेस हर 6 महीने में रिपीट किया जाएगा। इट मीन्स 1 ईयर एवरेज 92,000 अग्निवीर का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। आफ्टर 4 ईयर्स ओनली 25% विल बी प्रोमोटेड टू रेगुलर सर्विस। तो 4 साल के बाद ये नियम बनाया गया है कि सिर्फ 25% लोग को रेगुलर कर दिया जाएगा और जो 75% जो होंगे उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। और इसी रिगार्डिंग स्टेट ऑफ हरियाणा, यूपी एंड एमपी हैव अनाउंस्ड देयर प्रेफरेंस इन पुलिस रिक्रूटमेंट। तो अब के बाद यूपी, एमपी एंड हरियाणा में जो भी पुलिस रिक्रूटमेंट होगी उस राज्य में, वहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा उन अग्निवीरों को जो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये 4 साल के बाद ही शुरू होगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया था कि जो भी 75% अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे उन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है इफ़ द सिचुएशन डिमांड्स, जस्ट लाइक अ फुल फ्लेज्ड वॉर, जैसे अभी रसिया एंड यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन खुदा न खास्ता कभी इंडिया के पास ऐसा सिचुएशन खड़ा हुआ तो हमारे पास ये जो 75% हर 4 साल के बाद जो रिटायर हो जाएंगे वो रिजर्व फोर्स के जैसे रहेंगे। तो बेसिकली आप तो रिटायर हो जाइएगा बट गवर्नमेंट के नज़र में आप एक रिजर्व फोर्स के जैसे रहिएगा जिन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पे। सो इसके रिगार्डिंग बेनिफिट क्या है? एनुअल सैलरी 4.76 लाख रुपीज़ होगी विथ एनुअल इंक्रीमेंट के साथ, जैसे और भी जॉब्स में होती हैं। सो यहाँ पे 4.76 लाख आप पूरा टेक होम पे नहीं ले जाएंगे। सपोज कीजिए कि 30,000 आपका सैलरी है तो आप 21,000 टेक होम पे ले जाइएगा एंड 9,000 आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सेवानिधि फंड में। और आप जितना कंट्रीब्यूट कीजिएगा इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट भी आपके तरफ से। और 4 साल के बाद जो भी लमसम अमाउंट होगा, जैसे 11.71 लाख रुपीज़ होगी, तो इसमें जो भी इंटरेस्ट होगा, राइट, ये सारा पैसा आप 4 साल के बाद ले जा सकते हैं और ये सारा पैसा टैक्स फ्री होगा। तो ये एक बेनिफिट है। एंड ऑब्वियसली जो 25% प्रमोट कर दिए जाएंगे उन्हें मनमर्जी प्रमोट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्ट्री जरूर कुछ इसके लिए कोई मेथड, कोई एग्ज़ाम, इंटरनल एग्ज़ाम तैयार करके रखी होगी जिसके द्वारा आप 25% को प्रमोट किया जाएगा। एंड जो भी 75%
जो भी रिटायर होंगे उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने उसके रिगार्डिंग भी बोला है कि जो भी अदर्स जॉब होंगे जैसे पुलिस, रेलवे पुलिस फोर्स, NCISF, जो भी अदर्स जॉब हैं सिविलियन नेचर के भी, तो जो भी 75% रिटायर होंगे अग्निवीर उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा अदर जॉब्स में। एंड जो भी अग्निवीर ज्वाइन करेंगे उन्हें ज्वाइन करने के साथ ही लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा 48 लाख रुपीज़ का, और ये नॉन कंट्रीब्यूटरी होगा। बेसिकली इसमें अग्निवीर लोग को कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी आपके लिए, जो भी अग्निवीर होंगे उनके लिए 48 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस। एंड दे कैन नॉट क्विट बिफोर 4 ईयर्स। तो जब आप एक बार ज्वाइन करते हैं अग्निवीर के लिए तो आप 4 साल के पहले नहीं आप क्विट कर सकते हैं अपने मर्जी से, जैसे और भी सिविलियन जॉब्स में हम अपने मर्जी से कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। जो भी ये 48 लाख रुपीज़ का जो लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा वो बेसिकली अगर खुदा ना खास्ता कोई अग्निवीर शहीद हो जाते हैं ड्यूटी के दौरान तो ये सारा पैसा उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। एंड इसमें एक बात है कि जैसे आप 4 साल के लिए ऑब्लाइज हैं जॉब करने के लिए, तो सपोज़ कोई 2 साल के लिए जॉब करता है एंड उनके बाद शहीद हो जाता है तो बचे हुए 2 साल का सैलरी भी नॉमिनी को दे दिया जाएगा, भले वो 2 साल जॉब नहीं कर पाए फिर भी, राइट। तो ये है वे फॉरवर्ड। तो देखते हैं हम कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे जो भी हो रहा था। तो गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम लेना चाहिए, जो भी एस्पिरेंट है उसके मन में जो भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं दिखानी चाहिए, खास करके जब इस तरह का ब्रेक थ्रू स्टेप लिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा समय लगता है लोगों को चीज़ों को समझने में और एक्सेप्ट करने में, तो गवर्नमेंट को थोड़ा समय देना चाहिए और सारा डाउट क्लियर करना चाहिए जो भी एस्पिरेंट पूछ रहे हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत लोगों के द्वारा भी अभी एस्पिरेंट के द्वारा भी उठाया जा रहा है, बहुत सारे लोग भी ये बात बोल रहे हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाई आर्म फोर्सेज शुड ओनली टारगेट फॉर कॉस्ट कटिंग, वाई नॉट MLA एंड MP। तो जैसे हम अभी यहाँ पे देख रहे थे कि इन्हें पेंशन एंड ग्रेच्युटी नहीं दिया जाएगा, और गवर्नमेंट इसके बारे में अपना दलील ये दे रही है कि बहुत सारा जो डिफेंस का बजट होता है वो चला जाता है सैलरी एंड पेंशन में। तो उससे क्या होता है कि जो भी मॉडर्नाइजेशन है आर्मी का, मॉडर्नाइजेशन में लोगों के पास, तो आर्मी के मॉडर्नाइजेशन में बहुत कम पैसा बचता है गवर्नमेंट के लिए कि आर्मी का मॉडर्नाइजेशन कर सके, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं हम। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम ऐसा ही स्कीम लेके आए हैं जिससे हमको सैलरी पेंशन ना देना पड़े, और हम जो भी पैसा बचेगा उससे हम आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करेंगे। और ये गवर्नमेंट का सही भी बात है, हमें आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सपोज यहाँ पे इंडिया है, इधर हम चाइना से घिरे हुए हैं, ठीक है, इधर पाकिस्तान से घिरे हुए हैं और हम बीच में फंसे हुए हैं, और ये दोनों जानते ही हैं कि दोनों हमारे जो भी नेबर है वो हॉस्टाइल नेचर के, इन्हें बस मौका मिलना चाहिए, ये हमें परेशान करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। और ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ये ह्यूमन नेचर है कि जो भी कोई मजबूत रहता है तो उससे लोग परेशान करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो हम इन्हें तो सुधार नहीं सकते हैं, हम खुद अपने आप को मजबूत बना के रख सकते हैं, राइट। तो आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करना, इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिफेंस के क्षेत्र में करना तो हमारी मजबूरी भी है और आवश्यकता भी है, तो इसमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, एंड बात रही MLA एंड MP की, तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई एक दिन के लिए भी MLA बनता है, राइट, और उसके बाद वो रिजाइन कर देता है तो उन्हें लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलता है, ठीक है। अगर आप सपोज एक टर्म के लिए भी अगर आप MLA बने 5 साल के लिए, उसके बाद आप कभी भी आप दोबारा से इलेक्ट नहीं हुए तो भी आपको लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलेगा। ये तो एक बात हो गया। आप MP भी एक बार बने हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपको पेंशन मिलेगा। सेम केस MLA एंड MP के साथ है। बट एक बात और यहाँ पे कि सपोज आप MLA हैं एंड आप फिर से MP बनते हैं, तो आप MLA के पोस्ट से रिजाइन कर दिए तो आपको MLA का पेंशन मिलेगा, एंड प्लस जब आप MP बन जाते हैं तो MP का सैलरी भी मिलेगा आपको, राइट, डबल बेनिफिट। एंड अब आप अगर MP से भी आप रिजाइन हो जाते हैं या MP दोबारा आप MP नहीं बन पाते हैं तो फिर आपको MP का भी पेंशन मिलेगा। तो अब आप क्या हुआ कि आप MLA का भी पेंशन लेंगे और MP का भी पेंशन लेंगे, और भी थ्रू आउट द लाइफ टाइम। और इसके ऊपर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो 70 करोड़ रुपीज़ पर मंथ है, राइट, दिस इज़ पर मंथ। पर ईयर 840 करोड़ रुपीज़ हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है सिर्फ MLA एंड MP को पेंशन देने में। तो हमें इसे भी, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देनी चाहिए, बट हाँ इसे रेशनलाइज करने के बारे में सोचना चाहिए। एंड आर्मी के जवान जो हमारे देश के लिए अपने जान पे खेलते हैं, उन्हें खुद नहीं पता रहता है कि वो कल जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। और जो भी जवान इतना टफ जॉब कर रहा है अपने देश की सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो उन्हें हम इस तरीके से निराश नहीं कर सकते हैं। एंड वट एवर द सिचुएशन एंड रीजन, नो वन कैन डिस्ट्रॉय नेशनल प्रॉपर्टी, राइट। तो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके बारे में भी बात करते हैं थोड़ा। क्या है कि जो भी सिचुएशन हो, चाहे आप
देश से कितना भी नाराज़ हो, सरकार से कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, आपको प्रोटेस्ट करने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन आप कितना भी नाराज़ हो आप नेशनल प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जो भी एस्पिरेंट हैं वो आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस मतलब आपको ऑब्वियसली देश से प्यार होगा, आप ठीक है आप जॉब भी करना चाहते हैं बट आपको देश से प्यार होगा, आप अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं देश की सेवा करने के लिए। तो अगर आप नेशनल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं तो वो भी देश का ही नुकसान है। सिर्फ बॉर्डर पर ही देश की सेवा नहीं होती है, आप अपने देश के अंदर में रह के भी देश की सेवा कर सकते हैं। तो देश का प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत गलत बात है। इससे देश और पीछे जाएगा और इससे हम और भी, जैसे ये चाइना पाकिस्तान ये तो चाहती है कि हमारे देश में ऐसा अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट होता रहे और हमारा देश इन्हीं सब बातों में लगा हुआ रहे और हम सही तरीके से अपने फुल पोटेंशियल के साथ प्रोग्रेस ना कर सकें। तो एक तरह से हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली। सो हमें संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं और ये हेल्दी डेमोक्रेसी का निशानी है, बिल्कुल ये करना चाहिए। बट अनार्की इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट शुड नॉट बी एंटरटेन। तो आप अनार्की नहीं क्रिएट कर सकते हैं, आप पुलिस ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर जो भी है उन्हें आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं एंड लोगों को लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, राइट। इससे एक गलत तरीके का प्रेसिडेंट हम सेट करें कि जब भी कोई नाराज़ हो रोड में निकल जाओ, कोई पत्थर चलाने लगे, कोई रेल, आप जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें 5 या 6 ट्रेन जला दिया गया, जगह जगह पे रेलवे ट्रैक जो भी है उसे उखाड़ दिया गया। सो आप सब समझदार हैं, हम सभी को पता है कि सभी को योगदान देना है देश को आगे ले जाने के लिए। एंड आई होप आई हैव गिवन द सफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग अग्निपथ स्कीम। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। And thank you very much for watching this video. This is Alok Kumar Verma signing off. Thank you.